नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी में आपका स्वागत है। विमला जी आज वैसे ही 2 बार छत से चढ़कर उतर चुकी थी और इतनी थक भी गई थी कि तीसरी बार जब कॉल बेल बजा तब उन्होंने झुंझला कर दरवाज़ा खोला। उन्हें और भी गुस्सा आ गया। देखा सामने एक लड़का खड़ा था जो यकीनन पहली बार इस घर में आया था, पर उन्होंने उसे बाजार आते हुए, पार्क में टहलते हुए, 2-1 बार उसे पूजा को नमस्ते करते हुए जरूर देखा था। इसलिए ना चाहते हुए उनकी आवाज़ में तल्खी आ गई। क्या है, इतना क्या बावला होकर कॉल बेल बजाए जा रहे हो? मैं आ तो रही थी ना, कहीं मर तो नहीं गई थी? उनकी डांट से सकपकाकर वह लड़का बोला, आंटी यह घर पूजा मैडम का है ना, जरा पूजा जी को बुला दीजिए, उन्हें हमारे प्रोग्राम में इनवाइट करना है। यह घर पूजा का नहीं, यह घर मेरा है। तुमने यह नाम की तख्ती नहीं देखी क्या? तो फिर तुमने ऐसे कैसे पूछ लिया कि पूजा का घर यही है? विमला जी ने उस लड़के को घूरते हुए गुस्से से कहा। विमला की कर्कश आवाज अगल बगल के पड़ोसियों ने तो सुना ही, और सामने वाली मिसेस शर्मा तो अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाई और गेट से बाहर आकर सुनने लग गई। और उधर रसोई में काम करती हुई पूजा के हाथ एकदम रुक गए और सांस ऊपर की ऊपर रह गई। पता नहीं अब बिमला जी उसे अंदर आकर कितना कुछ सुनाएंगी। आज तो उनका गुस्सा झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर, वह लड़का तो इनविटेशन कार्ड देकर चला गया। अब जब विमला जी ने गेट बंद किया और बड़बड़ाते हुए ड्राइंग रूम में प्रवेश किया तो बाप बेटे चुपचाप चाय पीने का स्वांग करने लगे। दोनों को पता था कि आज ज्वालामुखी फटने ही वाला है, और फिर विमला जी बेचारी पूजा को क्या क्या सुनाएंगी उसका कोई ठिकाना नहीं। सबसे ज़्यादा तो उन्हें पूजा पर तरस आ रहा था और विमला जी का बड़बड़ाना चालू था कि गेट के सामने ही नेम प्लेट का इतना बड़ा बोर्ड लगा है। वहाँ साफ साफ बड़े अक्षरों में विमला लिखा हुआ है, लेकिन किसी को दिखता नहीं है। अरे ऐसे कैसे कहते हैं, पूजा का घर है। हाँ, पूजा इस घर की बहू है और इस नाते इस घर में रहती है, पर घर तो उसका नहीं है ना। कहाँ तो हमने सारी जिंदगी की कमाई लगाकर यह घर बनाया और जो तब जाकर उस पर मेरा नाम लिखा गया। पर इस घर में कुछ लोगों को इतना भी बर्दाश्त नहीं होता है इस घर को अपना बताकर, और मेरे जीते जी इस घर को हथियाने पर तुले हैं। अभी वह कुछ और देर बड़बड़ाती रहती कि तभी पूजा ने उनसे पूछ लिया कि माँ जी रात के खाने में क्या बनेगा। उन्होंने पूजा को ऊपर से नीचे तक देखा और उसी गुस्से में कहा, तुम्हारे जान पहचान वाले लोग क्या तमीज़ से बात करना नहीं जानते? अब इसका क्या जवाब दे पूजा? पूजा को पता था कि वह कुछ भी कहेगी तो उसकी सास को बुरा ही लगेगा, क्योंकि विमला जी ने अभी जानबूझकर यह बात छेड़ी थी कि वह पूजा की बेइज्जती कर सके, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अभी घर में सब लोग हैं और सब लोग इधर सास बहू की बात सुनने में ही लगे हुए हैं। इसलिए पूजा ने धीरे से कहा, मैं अमन को समझा दूंगी माँ जी, अगर उसने कुछ गलत कहा हो तो मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हालांकि पूजा की आवाज़ में पर्याप्त विनम्रता थी, लेकिन विमला जी को उस विनम्रता में भी एक दृढ़ता का एहसास हो रहा था, जिससे वह कुछ ज़्यादा ही उबल गई और अपने शब्दों को कुछ और रूखा बनाते हुए बोली, बात यह नहीं है कि उसने कुछ गलत कहा या सही कहा। क्या तुमने उसे यह नहीं बताया कि यह घर मेरे नाम से है? तुम्हें अभी इस घर में आए हुए 2 महीने ही हुए हैं और तुमने सबको यह बता रखा है कि यह घर तुम्हारा है, तुम्हारे पति के नाम से है, ताकि तुम जल्दी से जल्दी मुझे और अपने ससुर जी को स्वर्ग पहुंचा दो और घर पर राज कर सको। इस वक्त बातें तो विमला जी इतनी गर्ल कर रही थी कि पूजा का मन किया कि तुरंत उन्हें टका सा जवाब दे दिया जाए, क्या फालतू बात कर रही हैं। पर वह किसी तरह अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी गई और बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं माँ जी, उस लड़के को जरूर कोई गलत फहमी हो गई होगी, और अगर
आपको ऐसा लगता है तो मैं फिर से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अब ज़रा बता दीजिए कि रात के खाने में क्या बनेगा, ताकि टाइम से खाना बना दूँ। मुझे फिर सुबह जल्दी उठना होता है। पता नहीं ऐसा क्या सुन लिया उन्होंने पूजा के मुंह से कि फिर से वह भड़क गई और थोड़ा चढ़कर बोली, हाँ हाँ, तुम तो यही दिखाना चाहती हो कि तुम ही एक नौकरी करती हो। तुम्हें सुबह उठना होता है, क्या हम लोग तो बस बैठे निठल्ले हैं। कभी भी उठे, कभी भी खाए पिए, उससे क्या। अब पूजा ने बहुत धैर्य से कहा, माँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है कि आपने इस घर के लिए कितनी मेहनत की है। मुझे कमल भी बताते रहते हैं। जब आप ब्याह कर आई थी तब सब किराए के घर में रहते थे। आपने सीमित आय में भी इस घर को जिस तरीके से चलाया वह काबिले तारीफ है। इतना तो किसी एमएनसी के बड़े बड़े एडवाइज़र भी मैनेज करना नहीं जानते, जितना आपने घर खर्च को बैलेंस करके रखा है। और आज बचत करके इतना आलीशान और आरामदेह घर बनवाया है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप हैं तो इस घर में खुशियाँ हैं। यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी कहती है कि तुम्हारी सास एक लक्ष्मी पात्र स्त्री है, जिन्होंने इतना संयम रखा और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दी है। पूजा का इतना कहना था कि ऐसा लगा जैसे कोई पत्थर पिघल गया हो। विमला जी सूखे स्वर में मुलायमियत लाकर बोली, अच्छा, तो तुम्हें मेरे बेटे ने सब बताया है कि मैंने इस घर को कितना मुश्किल से खड़ा किया है, तो मेरे लिए ऐसा सोचती हो? मुझे नहीं पता था। यह बात सच है कि इस घर को बनाने में मैंने कितनी मेहनत की है कि आज भी सब याद है। कई बार कभी मजदूर कम बढ़ जाते तो कभी पैसे कम पड़ जाते, तो अपने गहने तक बेचने पड़े, तब जाकर यह घर तैयार हुआ। इस घर की एक एक ईंट से मेरी आत्मा जुड़ी हुई है। बोलते हुए भावुक हो विमला जी रोने लगी। बड़ी ही भावुक दृश्य हो गया था। सब बरामदे पर इकट्ठे हो गए थे। कमल ने आगे बढ़कर विमला जी के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, माँ, हम सब आपके हैं और आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। आप पूजा को गलत मत समझिए। हम जब भी अकेले बैठते हैं तो आपकी बहू आपकी बहुत तारीफ करती है और आपकी तरह ही परफेक्ट गृहिणी बनना चाहती है। और फिर सबने देखा, रोते रोते भी विमला जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह पूजा को गले लगाते हुए बोली, अच्छा, तो मेरी बहू मेरी तरह बनना चाहती है। अब पूजा कुछ कहती इससे पहले ही विमला जी कहने लगी, ना बहू, मेरी तरह नहीं बनना। मैंने बहुत त्याग किया, अपने बारे में कभी सोचा भी नहीं, ना कोई शौक मौज किया, ना कभी अच्छा खाया, अच्छा पहना, बस सारी जमा पूंजी बच्चों को बड़ा करने और घर बनाने में लगा दी। पर तुम जिम्मेदारियों के बाद भी शौक पूरी करना, तुम्हारे पीछे तो मैं हूँ ना। मेरे पीछे तो मेरे सास ससुर नहीं थे, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ सास बहू नहीं बल्कि बेटी और माँ गले लग रहे हो। विमला जी ने जब यह जाना उनकी बहू उनकी प्रशंसा करती है और उनको अपना आदर्श मानती है, तो उनके मन का सारा मैल धुल गया। और इधर पूजा भी आश्चर्यचकित थी कि अचानक सास में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। ऊपर से कठोर नारियल के समान और अंदर मिठास की तरह सास का स्वभाव भी निकला। पूजा धीरे धीरे समझ रही थी कि किसी का व्यवहार अचानक ना तो अच्छा होता है और ना बुरा होता है। बस समझदारी और अपनेपन से रिश्ते करीब आते हैं। बुजुर्गों को बस थोड़े से प्यार और सम्मान की ज़रूरत होती है, फिर वह अपना पूरा प्यार लुटाते हैं। विमला जी के स्वभाव की कर्कशता भी धीरे धीरे पूजा के प्रेम भाव से कम होती जा रही थी। दोनों सास बहू फुर्सत के लम्हे अपने कमरे में ना बिताकर एक साथ बिताती थी। यह चमत्कार कोई एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को समझा और रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।